मैं आस्तिक झा आप सभी का गौतम झा संस्कृत क्लासेस पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे उस वीर योद्धा की जिसने अपने पूरे जीवन पर्यंत लाख कठिनाइयां सही, लेकिन उसके बावजूद भी मुगलों की अधीनता को स्वीकार नहीं किया। ऐसे ही एक वीर थे राजस्थान में, एक राज्य था मेवाड़, समझ ही गए होंगे। मेवाड़ का वीर योद्धा महाराणा प्रताप। मैं भारत के महान सपूत महाराणा प्रताप को कोटि कोटि नमन करता हूँ और गर्व महसूस करता हूँ ऐसे देश में मेरा जन्म हुआ जिस देश में महाराणा प्रताप जैसे शूरवीर योद्धा ने जन्म लिया। राणा प्रताप इस भारत भूमि के मुक्ति मंत्र का गायक हैं। राणा प्रताप आजादी का अपराजित काल विधायक है। वह अजर अमरता का गौरव, वह मानवता का विजय तूर्य, आदर्शों के दुर्गम पथ को आलोकित करता हुआ सूर्य। राणा प्रताप की खुददारी भारत माता की पूंजी है। ये वो धरती है जहाँ कभी चेतक की टापे गुंजी है। पत्थर पत्थर में जगा था विक्रमी तेज बलिदानी का, जय एकलंगी का ज्वार जागा था खरग भवानी का। हम जानते हैं कि राजस्थान में बहुत से वीर हुए जो कुशल योद्धा भी थे, लेकिन फिर भी हम उन सभी लोगों का नाम को स्मरण करने से पहले हम महाराणा प्रताप का ही नाम क्यों लेते हैं? केवल वीरता के लिए? क्या उन्हें केवल वीरता के लिए याद करना उनका अपमान नहीं है? महाराणा प्रताप केवल वीर ही नहीं बल्कि नैतिक आचरण में भी सर्वगुण संपन्न थे। ऐसा मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं, एक घटना है। अकबर ने महाराणा प्रताप पर विजय प्राप्त करने के लिए अपने एक सेनापति जिनका नाम अब्दुल रहीम खाने खाना था उनको भेजा। अब्दुल रहीम खाने खाना एक सुप्रसिद्ध कवि, कृष्ण भक्ति में लीन रहने वाले ऐसे व्यक्ति थे जो कृष्ण भक्ति में लीन रहते थे और उन्हें कहीं ना कहीं मेवाड़ के लिए सद्भावना भी जगी हुई थी, क्योंकि वे मानते थे कि जो व्यक्ति इच्छा से आपके अधीनता को स्वीकार करता है ठीक है, जो नहीं करता वो उनका स्वाभिमान है। किसी को जबरदस्ती अपने अधीन स्वीकार कर लेना क्या ये मानवता का हनन नहीं है? आराम से बैठ गए जाके उनके किले के बाहर, अपना डेरा डाला, अब्दुल रहीम खाने खाना न बैठे। एक बार भी युद्ध के लिए ना अपने सैनिकों को ललकारा और ना कहा कि हम युद्ध करेंगे, जाकर बैठ गए। शाम को रिपोर्ट कर देते थे, जी अकबर जी हमने पकड़ने की कोशिश करी, यहाँ पे डेरा डाला था, यहाँ पर डेरा डाला था, हाथ नहीं लगे, चले गए, कोई बात नहीं, अगली बार हम फिर पकड़ लेंगे। अकबर भी बोलता था चलो ठीक है, आज नहीं पकड़ आया तो कल पकड़ आया। ऐसे ही लॉलीपॉप चुसवा देते थे अब्दुल रहीम खाने खाना। महाराणा प्रताप को जब इस बात का पता लगा कि अब्दुल रहीम खाने खाना आए हैं और उन्होंने एक बार भी मेवाड़ की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा तो वो भी निश्चिंत हो गए। उन्होंने अपने सारे सैनिकों को बुला लिया। महाराणा प्रताप के पुत्र का नाम था अमर सिंह, जो उनके उत्तराधिकारी भी थे। उनको ये बात पता लगी कि अकबर ने अपने एक सेनापति जिनका नाम अब्दुल रहीम खाने खाना है उनको भेजा है और वो डेरा डालकर बैठे हैं। अमर सिंह चंचल प्रवृत्ति के इंसान आदमी, बालक थे, मात्र 17 वर्ष की उम्र थी। चंचलता में चले गए, गुर्राए, ए अब्दुल रहीम खाने खाना कहाँ है, बाहर निकल, युद्ध कर। अब्दुल रहीम खाने खाना क्यों निकले, कहाँ निकले? वो तो शिकार पे गए थे अपने सभी सैनिकों को लेके, क्योंकि उनको पता था कि राजपूत कुछ भी करेंगे लेकिन बच्चों और औरतों के सम्मान के साथ कभी खिलवाड़ नहीं करेंगे। लेकिन अमर सिंह का बालकता में चंचलतापन उनको नहीं समझ में आया ये सब बात, और उन्होंने उनकी सभी रानियों को उठाकर ले गए मेवाड़ में। जब महाराणा प्रताप को पता लगा तो उन्होंने अपने बेटे को डांटा कि ये क्या किया तुमने, क्या तुम राजपूतों के इतिहास को नहीं जानते कि राजपूत कभी भी, चाहे युद्ध की स्थिति हो चाहे युद्ध की स्थिति ना हो, हम कभी भी बच्चे और स्त्रियों के सम्मान के साथ खिलवाड़ नहीं करते हैं। अमर सिंह को अपनी गलतियों का एहसास हुआ। महाराणा प्रताप ने उन सभी स्त्रियों से माफ़ी मांगी, अपने बेटे से भी माफ़ी मंगवाई और अब्दुल रहीम खाने खाना के लिए एक पत्र लिखा।
पत्र में भी माफ़ी मांगी कि मेरे बेटे ने चंचलतावश ऐसा किया है, मैं इसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। और उन्होंने अपने उनकी सभी रानियों को वापस कर दिया। अब्दुल रहीम खाना जब युद्ध से आए वापस घर में, तो ढूंढे कि बेगम कहाँ है, खाना दें, पानी पिलाएं। उन्हीं को बेगम थी उस समय, तो राजाओं की अनेक बेगम हुआ ही करती थी। गए तो बेगम नहीं, अब बेगम कहाँ चली गई, किससे पूछें, वहाँ तो सब सुनसान पड़ा हुआ था। कुछ समय तक बैठे रहे तो दूर से आते उनको बेगमें दिखी। उन्होंने पूछा कहाँ गए थे, तो उन्होंने पूरी राम कहानी सुनाई कि ऐसा ऐसा हुआ था, महाराणा प्रताप ने आपके लिए चिट्ठी लिखा है। जब उन्होंने चिट्ठी पढ़ा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने कहा कि मैं नहीं जानता कि अकबर का शासन भारत में कब तक रहेगा, लेकिन एक बात मैं जानता हूं कि जब तक इस दुनिया में सूरज और चांद रहेंगे, महाराणा प्रताप तेरी वीरता और नैतिक आचरण का गुणगान तब तक रहेगा। ऐसे थे हमारे महाराणा प्रताप, जिनकी प्रशंसा उनके दुश्मन सैनिक, दुश्मन सेनापति और दुश्मन सम्राट भी किया करते थे। भारतीय इतिहास में राजपूतों का गौरवपूर्ण स्थान रहा है। यहाँ के रणबांकुरों ने देश, जाति, धर्म तथा स्वाधीनता की रक्षा के लिए अपने प्राणों को भी बलिदान करने से कभी पीछे नहीं हटे हैं। उनके इस त्याग पर भारत को गर्व रहा है हमेशा से, क्योंकि उन्होंने खुद से पहले अपने राष्ट्र और अपने राष्ट्र की प्रजा के प्रति अपना जीवन निर्वाह किया, जीवन को समर्पित किया। वीरों की इस भूमि में राजपूत के एक छोटे बड़े अनेक राज्य रहे, जिनमें मेवाड़ का स्थान प्रसिद्ध है, जिनमें इतिहास के गौरव बप्पा रावल, खुमान प्रथम, महाराजा हम्मीर, महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, महाराणा उदय सिंह और वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप ने जन्म लिया है। सवाल यह उठता है कि महानता की परिभाषा क्या है। अकबर को भी महान कहा जाता है, लेकिन अकबर ने तो हजारों लोगों की जान लिया था। क्या आप जानते हैं, अकबर ने केवल एक औरत जिनका नाम रूपमती था, उसको पाने के लिए पूरे मालवा निमाड़ को खून से रंग दिया था। कुरुक्षेत्र को कहते हैं ना कि आज की भी मिट्टी को उठाते हैं तो उसमें लाल रंग दिखाई देता है, लाल कलर का रंग दिखाई देता है। वैसे ही मालवा निमाड़ को पूरे खून से रंग दिया था। दरअसल हमारे देश का इतिहास अंग्रेजों और कम्युनिस्टों ने लिखा है, और उन्होंने उन लोगों को महान बनाया जिन्होंने भारत पर अत्याचार किया, भारत के शान बान आन को ठेस पहुंचाया, उनको जिंदा रखा, या जिन्होंने भारत पर आक्रमण करके उसे लूटा, धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश की, मान मर्दान कर भारतीय गौरव को नष्ट करने की कोशिश की। और महाराणा प्रताप जिन्होंने हजारों लोगों की जान बचाई, खुद के बारे में कभी नहीं सोचा, हमेशा दूसरों के भलाई के लिए सोचा। उनको जानने वाले कम हैं, लेकिन हाँ, अकबर को महान कहा गया, और उसको जानने वाले, महाराणा प्रताप से जानने वाले से संख्या बहुत अधिक है। यही हमारे भारत का दुर्भाग्यपूर्ण रहा है। मेवाड़ के महान राजपूत नरेश महाराणा प्रताप अपने पराक्रम और शौर्य के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। मिसाल के तौर पर लोग मिसालें देते हैं उनकी। एक ऐसा राजपूत सम्राट जिसने जंगलों में रहना पसंद किया, लेकिन कभी भी विदेशी गुलामों की दास्ता को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने देश, धर्म और स्वाधीनता के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। अपना राजपाट त्याग कर जंगल में रह लिए। 20 वर्षों तक जंगलों में भ्रमण कर करके भीलों की टुकड़ी को सेना में संगठित कर करके उन्होंने चित्तौड़ पर भी अपना हारने के बावजूद, हारे तो नहीं थे, हल्दी घाटी के युद्ध से निकल गए थे, उन्होंने मरते दम तक चित्तौड़ का 85% हिस्सा अपने अधीन कर लिया था, यानी पुनः प्राप्त कर लिया था अकबर से। और अकबर ने भी 1585 के बाद कभी भी मेवाड़ पर आक्रमण किया ही नहीं, क्योंकि वह समझ गए थे कि मैं जीते जी कभी भी चित्तौड़ पर या मेवाड़ पर पूर्ण रूप से अधिकार नहीं जमा सकता जब तक महाराणा प्रताप जिंदा है। कितने लोग हैं जिन्हें अकबर की सच्चाई मालूम है, और कितने लोग हैं जिन्होंने महाराणा प्रताप के त्याग और संघर्ष को जाना। प्रताप के काल में दिल्ली में तुर्क सम्राट, मुगल सम्राट अकबर का शासन था।
जो भारत के सभी राजा महाराजाओं को अपने अधीन कर मुगल साम्राज्य की स्थापना करके इस्लामिक परचम लहरा रहा था। उसके लिए उसने नीति और अनीति दोनों का सहारा लिया। 30 वर्षों के लगातार प्रयास करने के बावजूद भी अकबर कभी महाराणा प्रताप को बंदी नहीं बना पाया। ऐसे ही मैं महाराणा प्रताप को वीर शिरोमणि नहीं कहता, वो वीरों में वीर थे। चाहे लाख कठिनाइयां सही, अकबर ने तो उन्हें आधा राज्य, मतलब भारत का आधा राज्य सौंपने की भी बात कह दी थी कि मैं आपको आधा राज्य दे दूंगा, भारत का आधा राज्य दे दूंगा, मेरी अधीनता में स्वीकार कर लो। लेकिन बोले नहीं, मुझे पूरे भारत का यदि सम्राट भी घोषित कर दिया जाए तो भी मैं अपनी अधीनता, आपकी अधीनता को स्वीकार नहीं करूंगा। मैं मरना पसंद करूंगा, लेकिन किसी की दास्ता को स्वीकार करना मेरे बस में नहीं है। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक गोगुंदा में हुआ था। क्या आप जानते हैं कि महाराणा प्रताप के पिता राणा उदय सिंह ने अपना उत्तराधिकारी राजा जगमाल को घोषित किया था, जो कि महाराणा प्रताप के छोटे भाई थे। जब लोगों को इस बात का पता लगा, तो जनता को पता लगा, तो जनता क्रोधित हो गई कि हमारे राजा तो प्रताप हैं, कुंवर प्रताप सिंह है, राणा जगमाल कहाँ से बीच में आया। राणा उदय सिंह की मृत्यु के बाद राणा जगमाल को पद से हटाकर वहां की जनता ने, मेवाड़ की जनता ने राणा प्रताप को मेवाड़ का महाराणा घोषित कर दिया, शासक बनाया। सोचिए कितने प्रिय होंगे हमारे महाराणा प्रताप लोगों के बीच, कि उनको राजा उनके पिता ने नहीं, उनकी प्रजा ने बनाया था। गर्व की बात होती है जब किसी राजा को उसकी प्रजा का साथ मिले, सम्मान मिले। राणा प्रताप के पिता उदय सिंह ने अकबर से भयभीत होकर मेवाड़ त्याग कर अरावली पर्वत पर डेरा डाला हुआ था और उदयपुर को अपनी नई राजधानी बनाया। हालांकि तब भी मेवाड़ उनके अधीन ही था। महाराणा उदय सिंह ने अपनी मृत्यु के समय अपने छोटे पुत्र को गद्दी सौंपी, जो कि नियमों के विरुद्ध था, क्योंकि उनके नियम था कि राजा का सबसे बड़ा बेटा यदि योग्य है तो वही राजा बनेगा। महाराणा प्रताप सभी मामलों में योग्य थे। राणा जगमाल भोग विलासी था। उदय सिंह की मृत्यु के बाद राजपूत सरदारों ने मिलकर 1628 ईस्वी में, अर्थात 1628 फाल्गुन शुक्ल 15 अर्थात 1 मार्च 1576 को महाराणा प्रताप को मेवाड़ की गद्दी पर बिठाया। उनके राज्य की राजधानी उदयपुर थी, राज्य सीमा मेवाड़ थी। 1568 से 1597 ईस्वी तक महाराणा प्रताप ने शासन किया। उदयपुर पर यवन, तुर्क और आसानी से आक्रमण कर सकते थे, ऐसा विचार कर तथा सामंतों की सलाह से प्रताप ने उदयपुर छोड़कर कुंभलगढ़ और गोगुंदा पहाड़ी इलाकों को अपना केंद्र बना लिया। क्योंकि पहाड़ी के बीच में छोटा सा रास्ता होता था जिसे हम दर्रा कहते थे। उस दर्रे में यदि कोई युद्ध करे तो जिनके पास भारी सेना थी, बड़ी सेना थी, वो एक साथ अपनी सेना को इकट्ठा करके नहीं ला पाते थे, छोटी छोटी टुकड़ियों में भेजते थे, जिन्हें हराना मेवाड़ के सैनिकों के लिए इजी था। क्योंकि जहाँ पे वो 1 लाख सैनिक ला रहे हैं और लेकिन उस रास्ते पे यदि हजार सैनिक चले तो हजार को हराना आसान हो गया, 1 लाख को, हजार को। महाराणा प्रताप उदयपुर मेवाड़ में सिसोदिया राजवंश के राजा थे। उनके कुल देवता थे एकलिंगी महादेव। 8वीं शताब्दी में बप्पा रावल ने एकलिंगी महादेव मंदिर का निर्माण किया था उदयपुर में, और एकलिंगी मेवाड़ में, और एकलिंगी मूर्ति की प्रतिष्ठापना भी करी थी। कब? 8वीं शताब्दी में। मेवाड़ के राणाओं के आराध्य एकलिंगी महादेव का मेवाड़ के इतिहास में बहुत महत्व है। एकलिंगी महादेव का मंदिर उदयपुर में स्थित है। मेवाड़ के संस्थापक थे बप्पा रावल, जिन्होंने अभी मैंने आपको बताया 8वीं शताब्दी में मंदिर का निर्माण किया था और उसी मंदिर में एकलिंगी मूर्ति की प्रतिष्ठापित की थी। अब बात करते हैं राणा जगमल सिंह की। अभी महाराणा प्रताप के बारे में बात करेंगे कि कैसे जगमल सिंह को, क्यों जगमल सिंह को महाराणा उदय सिंह ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। उदय सिंह की बहुत सारी रानियां थी। उन समस्त रानियों में एक रानी थी जिनका नाम था भटियानी रानी। उनसे राणा उदय सिंह को कुछ ज़्यादा ही प्यार था और उन्हीं के पुत्र थे
राजा जगमाल अपनी रानी के प्रेम मोह में अपने पुत्र जगमल सिंह को वीर कुंवर प्रताप सिंह पर वरीयता प्रदान कर अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था, जबकि प्रताप सिंह बड़े बेटे होने के कारण स्वाभाविक उत्तराधिकारी थे। उन्होंने अपनी मृत्यु के पश्चात राजा जगमल को राजगद्दी सौंप दी। उदय सिंह की ये नीति गलत थी, क्योंकि राजगद्दी के असल हकदार तो महाराणा प्रताप थे, क्योंकि सबसे बड़े बेटे थे और योग्य भी थे। प्रजा तो महाराणा प्रताप से लगाव रखती थी। जगमल को गद्दी मिलने पर जनता में विरोध और निराशा उत्पन्न हुई। जगमल ने राज्य का शासन हाथ में लेते ही घमंडवश जनता पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। जगमल बेहद डरपोक और भोग विलासी था। यह देखकर प्रताप जगमल के पास गए और समझाते हुए कहा कि भाई क्या कर रहा है ये, हम तो राजपूत हैं, हमारे लिए तो सबसे बड़ी हमारी प्रजा ही है, तुम उन्हीं पे अपना रोब जमा रहे हो, गुस्सा दिखा रहे हो। ये समय बड़ा नाजुक है, बाहर से सभी लोग हम पे आक्रमण कर रहे हैं, अगर तुम नहीं सुधरे तो तुम्हारा और तुम्हारे राज्य का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। लेकिन जगमल अपने अहंकार में लीन उन्हें भेज देता है कि तुम मेरे राजा नहीं हो, मैं तुम्हारा राजा हूं, तो तुम मुझे कुछ कह नहीं सकते। मेरा आदेश ही मेरा सब कुछ है, मेरी आज्ञा ही मेरा आदेश है। प्रताप चुपचाप वहां से चल दिए। प्रताप अपने अश्वगार में गए और घोड़े की जीन कसने की आज्ञा दी। जी मतलब वो पीठ पे जो होता है ना। महाराणा प्रताप के पास उनका सबसे प्रिय घोड़ा था, जिसका नाम था चेतक। महाराणा उदय सिंह के निधन के पश्चात मेवाड़ के समस्त सरदारों ने एकत्र होकर महाराणा प्रताप सिंह को राजगद्दी पर आसीन करवाया था। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक 2 बार हुआ है, एक बार गोगुंदा में और दूसरे बार कुंभलगढ़ के दुर्ग पर। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि महाराणा प्रताप का प्रारंभिक राज्याभिषेक कहाँ हुआ। महाराणा प्रताप का प्रारंभिक राज्याभिषेक गोगुंदा में हुआ था, जहां पर महाराणा उदय सिंह की मृत्यु हुई थी। और दूसरा अब मुख्य राज्याभिषेक, जहां पर सभी देश के सभी अन्य राज्य के सभी राजाओं को बुलाया गया था, वो हुआ था कुंभलगढ़ के दुर्ग पर। उधर जगमल सिंह नाराज होकर बादशाह अकबर के पास चले गए। बादशाह ने राजा जगमल को जहाजपुर का इलाका जागीर में प्रदान कर अपने पक्ष में कर दिया, भाई भाई को दुश्मन बनाने के लिए, कि भाई तू जहाजपुर का जागीर ले ले, मेरे साथ हो जा, हम दोनों मिलके महाराणा प्रताप को हराएंगे और राज्य जीत कर मैं तुम्हें उनका राजा बना दूंगा और तुम मेरे अधीनता को स्वीकार कर लेना। अधीन तो हो ही गया था बेसिकली। इसके पश्चात बादशाह ने जगमल सिंह को सिरोही राज्य का आधा राज्य प्रदान कर उसे राजा बना दिया। कहाँ का? सिरोही राज्य का। इस कारण जगमल सिंह के सिरोही के राजा जो सुल्तान देवरा थे ना, उससे दुश्मनी हो गई, क्योंकि आधा सिरोही पूरा राज्य, सिरोही का पूर्ण राज्य था सुल्तान देवरा। अब अकबर ने राजा जगमल को सिरोही का आधा राज्य दे दिया, तो इससे भाई वो राजा तो गुस्सा होएगा ही। अंत में सन 1583 ईस्वी में इस युद्ध में जगमल सिंह काम आ गए थे, यानी जगमल सिंह की मृत्यु हो गई 1583 ईस्वी। जिस समय महाराणा प्रताप सिंह ने मेवाड़ की गद्दी संभाली, उसी समय राजपूताना साम्राज्य बेहद नाजुक दौर से गुजर रहा था। बादशाह अकबर की क्रूरता के आगे राजपूताने के कई नरेशों ने अपने सर झुका लिए थे। कई वीर प्रतापी राजवंशों के उत्तराधिकारियों ने अपने कुल मर्यादा का सम्मान भुलाकर मुगलों की अधीनता को स्वीकार कर लिया। कुछ स्वाभिमानी राजघरानाओं थे जिनके साथ महाराणा प्रताप ने भी अपने पूर्वजों की मर्यादा की रक्षा हेतु अटल थे। जैसे महाराणा प्रताप ने अधीनता स्वीकार नहीं करी, वैसे ही कुछ और राजपूत थे, कम ही थे, लेकिन उन्होंने भी अधीनता स्वीकार नहीं की। उन्होंने महाराणा प्रताप के साथ संगठन बना लिया और तुर्क बादशाह अकबर के साथ संघर्ष करने के लिए आगे आ गए। महाराणा प्रताप जिस घोड़े पर बैठते थे, वह घोड़ा दुनिया के सर्वश्रेष्ठ घोड़ों में से एक था।
महाराणा प्रताप, ऐसा कहा जाता है कि महाराणा प्रताप जो 72 किलो का कवच पहनकर 81 किलो का भाला हमेशा अपने हाथ में रखते थे। मैं इसकी पुष्टि नहीं कर रहा हूँ, ये मैंने गूगल से निकाला है कि विकिपीडिया में ही लिखा है कि उन्होंने 72 किलो का कवच, कैसे जो व्यक्ति यदि 150 किलो का दोनों मिला के कवच और 81 किलो का भाला ही अपने पास रख लो, कैसे युद्ध करेगा। 110 किलो वजन था उनका, मान लिया। तलवार का भी वजन होगा क्योंकि वो अपने साथ 2 तलवार रखते थे, सब जानते हैं। तो कुल मिला के यदि 200 किलो का हम मान लें तो एक आदमी जो खुद 110 किलो का है, 7 फुट 5 इंच उनकी हाइट थी, वो 200 किलो का सामान लाद कर युद्ध करने जाएगा। मैं तो नहीं मानता इस बात को अब, लेकिन हम महाराणा प्रताप के बारे में जितनी भी बात करें उतना टाइम हमारे लिए कम है। यदि हम पूरे दिन भी लग जाए ना महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ने, उनकी वीरता के बारे में पढ़ने, उनके नैतिक आचरण के बारे में पढ़ने, तो समय बहुत कम पड़ जाएगा। हालांकि ये 20 मिनट का सेशन था, 20 मिनट हो चुके हैं, तो हम आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम हल्दी घाटी के युद्ध का वर्णन करेंगे। विश्व प्रसिद्ध युद्ध था 15 जून 1576 ईस्वी में ही हुआ था, तो हम उसकी बात करेंगे। यदि ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही आपको नेक्स्ट पार्ट में महाराणा प्रताप के बारे में हल्दी घाटी के युद्ध से शुरू करूँगा। जय हिंद, जय भारत।